ये है मेरी पोस्ट 2025 की। कितने लोगों ने ये वीडियो देखा था? 26 नवंबर 2025 को हमने ये पोस्ट किया था फेसबुक पर, जिस पे लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा व्यू है। और हमने इसके बारे में बताया था कि एसआईआर फॉर्म जो भी भर रहा है, भरने के बाद क्या होगा, डिटेंशन कैंप में ले जाया जाएगा और वैक्सीन से जोड़ा जाएगा। जो कोई वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। मैंने ये बात आप लोग को बताया था कि वैक्सीन के ऊपर नागरिकता डिपेंड होगी, क्योंकि आप अपना नागरिकता प्रूफ नहीं कर पाओगे। और तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको नागरिक कहाँ का बनना है, स्वर्ग का बनना है या आपको यहाँ का बनना है, ये भी आपको डिसाइड करना है। ये बात मैं बता चुका हूँ। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के ये वीडियो देख लीजिएगा। अब मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा नहीं दिखाऊंगा ये वीडियो। इसके साथ ही साथ मैंने एक पोस्ट किया था अपने ब्लॉग में। उसके ऊपर हम बढ़ेंगे थोड़ा सा एजेंडा के ऊपर, कि एसआईआर के पीछे पशु की क्या एजेंडा हो सकती है, पशु किस तरीके से आप लोग को फंसाएगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने पोस्ट में। ये हमारी वेबसाइट पे पोस्ट है जिसका नाम है एजेंडा 16.9। कितने लोगों ने ये पोस्ट पढ़ी है? ये पोस्ट कितने लोगों ने पढ़ी है, ईमानदारी से बताइए। मैंने ये पोस्ट कब किया था? November 29, 2025। क्या आप लोगों ने ये पोस्ट पढ़ी है? नहीं। अरे ग्रुप में डालिए ना पोस्ट, कई बार तो डाली है पोस्ट ये। पढ़े हैं पढ़े हैं। पूरी पूरी पोस्ट पढ़ी है आप लोगों ने? जी जी। मतलब अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, देखिए क्या है कि अगर आपने पढ़ाई की होती इस सब चीज़ की तो आपको पता चलता कि एसआईआर फॉर्म क्या है, एनआरसी क्या है, सीबीडीसी क्या है। ये सब चीज़ें हम इस पोस्ट में पहले ही बता चुके हैं। नवंबर 29, 2025 की ये पोस्ट है हमारी वेबसाइट पर। और आप देख सकते हैं इस पोस्ट में हमने क्या क्या कहा था, वही चीज़ें पूरी हो रही है। तो हमने यहाँ पे एजेंडा 16.9 के ऊपर बताया था। तो सबसे पहले एजेंडा 16.9 ये क्या चीज़ है? अगर आपने ब्लॉग पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो कोई बात नहीं, आज इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये यूएन क्या चीज़ है, यूनाइटेड नेशन क्या चीज़ है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में जो पशु का वर्णन किया गया है, वो पशु में से एक पशु जो है वो कौन है? यूनाइटेड नेशन है और एक क्लब ऑफ रोम है। क्लब ऑफ रोम अपने इंडिया में इंस्टॉल है, कहाँ है? दिल्ली के अंदर। अभी यहाँ पे आगे थोड़ा देखते हैं यूएन एजेंडा 16.9। तो ये यूएन एजेंडा क्या है, अब इसको हम थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। तो आपको मैंने कई बार ये चीज़ बताई है कि 2030 तक के इनका एक एजेंडा है, इसको ये पूरा करना चाहते हैं डेवलपमेंट के नाम से। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इमेज में आपको 17 गोल नजर आएंगे। ये इनके 17 गोल है जो इनको पूरा करना है किसी भी हालत में। अगर आप पहला गोल देखोगे तो पहला गोल ही बहुत डेंजरस है कि गरीब को ही मिटा दो। इस गोल के ऊपर में डॉक्यूमेंट्री है हमारे पास पूरी। हम हो सके तो संडे को जल्दी ये सब शुरू करेंगे, तो आप लोग को एजेंडा के साथ में ये पहला एजेंडा क्या है, दूसरा एजेंडा क्या है, तीसरा एजेंडा क्या है, किस तरीके से काम हो रहा है, ये सब हम आपको प्रूफ के साथ देंगे। क्योंकि ये एजेंडा समझाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो टोटल अभी इतना समय हमारे पास नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट को हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो गोल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, मतलब इसको कहा जाता है विकास ही विनाश है। विकास के नाम पे ये गोल लाया गया था 2015 में, जब कोरोना का आवेदन दिया गया था। उसी समय एजेंडा को रचा जा रहा था। और ये जो एजेंडा है इसके तहत ही सारा काम होना है। इसमें का जो 16.9 नंबर का जो एजेंडा है, ये वो गोल है जिसको पूरा करना चाहते हैं। लक्ष्य 16.9, 2030 तक जन्म पंजीकरण सहित सभी को कानूनी पहचान प्रदान करना। अब यहाँ पे क्या है 2030, ये 2030 का एजेंडा क्या है? तो हमने कई बार आप लोगों को बताया कि पशु का 2030 तक कुछ एजेंडा है जो 2030 तक को पूरा करना चाहता है। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ यहाँ पे पशु की ओर। उससे पहले आप प्रकाशित वाक्य 13 का 2 पढ़ लीजिए, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य 13 का 2 पढ़िए कोई। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, हाँ। और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। जी। उस
अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। देखिए, नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र के बिल्डिंग के ऊपर ये मूर्ति स्थापित की गई थी, ये पशु की। इसके दो सींग है, अगर आप तो ये पशु की मूर्ति जो है वो बैठ गई कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के ऊपर। यूनाइटेड नेशन एजेंडा 2021-2030। तो 2030 तक क्या क्या होना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 2030 तक क्या क्या होगा, देखिए। पूरी धरती पर एक ही सरकार होगी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि एसआईआर क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन है। और मैंने उसका प्रूफ भी आप लोग को दिया था। फिर पूरी धरती पर एक ही पैसा चलेगा, वो बिना कैश के होगा। बिना कैश के मतलब सीबीडीसी। ये 2021 से 2030 का गोल है, ये हम बहुत पहले बता भी चुके हैं आप लोगों को। और ये पूरा गोल जो है वो पूरा किया जा रहा है। व्हाट इज यूएन एजेंडा 16.9, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। तो मेंशन क्या कर रखी है, 2030 तक हर व्यक्ति की लीगल आइडेंटिटी उपलब्ध कराना। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे आकर के आपको बताता हूँ स्टेप वन क्या है इसका। एसआईआर का स्टेप वन है पहचान इकट्ठा करना। उसके बाद आधार, डिजिटल बर्थ रिकॉर्ड, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। अभी देखिए, आपने दिल्ली में जो देखा होगा प्रोटेस्ट, तो उसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को लागू किया गया था। ये बात हमने 2025 के पोस्ट में भी बताई थी और बहुत पहले से हम बताते हुए आ रहे हैं। अब स्टेप टू क्या है, एनआरसी, एनपीआर। ये जो एनआरसी है ना, इसमें आपका पहचान केंद्रीकृत कर किया जाएगा, आपके दस्तावेज जोड़े जाएंगे। अगर आपके पास में दस्तावेज नहीं रहेंगे तो एनआरसी के तहत आपको डिटेंशन कैंप में ले जाया जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई थी। यहाँ पे डिटेंशन कैंप की आपको एक मिनट तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। राज्यों को डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए केंद्र का निर्देश कि एनआरसी की तैयारी, ये डिटेंशन सेंटर है। आप देख सकते हो, ये यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। अब सवाल ये आता है कि एसआईआर फॉर्म जिन लोगों ने भर दिया है वो कैसे इस चंगुल से छूट सकते हैं और बच सकते हैं। तो उससे पहले आपको जो एक क्राइटेरिया है पूरा है, आपार आईडी का, एसआईआर फॉर्म का, एनआरसी का, और यूएनएलआई एजेंडा का, जो कि यूनाइटेड नेशन यानी पशु का जो साम्राज्य है वो लागू करने के काम आ रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, 2002 में भी तो एसआईआर हुआ था। लेकिन जो एसआईआर हुआ था उस समय डिजिटल तरीके से ऑनलाइन नहीं जोड़ा गया था। जब भी कोई चीज ऑनलाइन हो जाती है तो वो सार्वजनिक हो जाती है। अब ये पीडीएफ है, हमारे नागपुर के अंदर सर्कुलेट हुआ, इसमें एक पॉइंट मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति एक वोट, एक वोट एक मूल्य, ये क्या है, ये है वन नेशन वन इलेक्शन, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। जैसे कि हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि एक ही सरकार होगा, एक ही सब कुछ होगा। 2030 तक इनका एजेंडा है कि आपके पास जो है कुछ भी नहीं रहेगा और आप खुश रहोगे। और सब कुछ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगा। तो ये वो षड्यंत्र है, एक व्यक्ति एक वोट, और एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट एक मूल्य। और इसमें क्या है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एक फॉर्म नंबर 7 है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाऊंगा इसके ऊपर। इसमें बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन को लेकर के दी हुई है, लेकिन ये सब चीज़ें हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्म नंबर 7 करके है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि इसके तहत क्या हो रहा है। अभी जितने लोगों के नाम कट रहे हैं वो फॉर्म नंबर 7 के अनुसार ही कट रहे हैं। फॉर्म नंबर 7, अच्छा ये देखिए, ये फॉर्म नंबर 7 का दुरुपयोग। इस विषय में आपको किसी बीएलओ ने नहीं बताया आज तक। यही चीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एसआईआर में फॉर्म नंबर 7 का दुरुपयोग किस तरीके से होता आया हुआ है और किस तरीके से आगे चल के होगा, इस विषय पे हम आप लोग को बताएंगे कुछ चीजें। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि में फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर बड़ी संख्या में नाम हटाने के मामले सामने आए हैं, खासकर एक विशेष समुदाय के मतदाताओं के। यहाँ ध्यान देना, समुदाय लिखा हुआ है। अभी हमारे देश में समुदाय को लेकर के कितनी लड़ाइयाँ होती है आपको पता है, हिंदू मुस्लिम एससी एसटी ओबीसी, ये सब लोगों को लेकर के कितनी दिक्कतें होती है। तो फॉर्म नंबर 7 में कैसा है, अभी यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं सब विश्वासी है, जितने लोग मतलब प्रभु को मानने वाले हैं।
तो मान के चलो कि आपके घर में, परिवार में एक सिंगल व्यक्ति प्रेयर में जा रहा है और एक व्यक्ति नहीं जा रहा है। चार परिवार में चार मत होते हैं। तो वो परिवार में से अगर एक व्यक्ति ने बोल दिया कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, आपका नाम ऐसे ही कट जाएगा। ये तो नहीं बताया आपको किसी बीएलओ ने, बताया क्या? फॉर्म नंबर 7 के विषय किसी बीएलओ ने आपको नहीं बताया। और एक पॉइंट और मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, जैसे कि मान के चलो किसी पति पत्नी का तलाक हो चुका है, अलग है, और उसने मना कर दिया कि मैं इसको नहीं जानती, तो भी नाम कटा। अब सवाल ये है कि फॉर्म जिसने भर दिया है उसका नाम कटेगा, या फॉर्म जो नहीं भरा है उसका नाम कटेगा? दिक्कतें क्या होगी? नोटिस किसको आ सकता है, फॉर्म भरने वालों को या ना भरने वालों को? तो देखिए, ये जो फॉर्म जो सबमिट कर रहा है वो बीएलओ कर रहा है, लेकिन फॉर्म जो चेक कर रहा है वो एआई चेक कर रहा है। कैसे एआई चेक कर रहा है? देखिए, अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। जैसे एआई चेक करता है फॉर्म को, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। जैसे किसी का नाम है दीपक, तो दीपक को हम कैसे लिखते हैं? DEEPAK, या DIPAK। तो जैसे किसी का नाम है दीपक चौरसिया, और एआई ने डिटेक्ट कर लिया DIPAK, जबकि उसका नाम था DEEPAK। यही दिक्कत हो रही है, और इसी के तहत जो है नाम काटा जा रहा है लोगों का। अब सवाल ये आता है कि अगर नाम कट भी गया तो क्या आपको, अभी लोग क्या कर रहे हैं, मसीह लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि आपको राशन नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप भर दो जल्दी जल्दी। 5 किलो राशन पे आप डिपेंडेंट हो क्या? बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में, कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा पशु के छाप के बिना। अभी एमपी में आज ही की न्यूज़ है, मैं आज ही ग्रुप के अंदर डाला था। कितने लोगों ने वो देखा होगा मुझे नहीं पता। तो आज ही की न्यूज़ है कि एमपी में बिना सीबीडीसी के राशन आपको नहीं मिलेगा। और अगले महीने से हमारे एरिया में, अगले महीने से आयुष्मान कार्ड भारत को लागू किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड जो था, जो बिल गेट्स का था, ID 2020, जिसके तहत लोगों का चेकअप किया जाएगा। वो जब आप चेकअप के लिए जाओगे तो ही आपको राशन मिलेगा, आगे चल के ये होगा। और आपका जो है, आगे चल के वैक्सीन पासपोर्ट से आपको जोड़ा जाएगा। ये सब चीज़ें मैं बता चुका आप लोगों को कि किस तरीके से आगे चल के इनकी जो है प्लानिंग होने वाली है। तो एसआईआर के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत तो यहाँ नॉलेज समझ में आ ही गया होगा कि फॉर्म नंबर 7 का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता है। और फॉर्म नंबर 7 को अगर हम जोड़ के देखेंगे यहाँ पे, तो ये फैमिली आईडी भी एक तरीके से बनता है। ये फॉर्म नंबर जो 7 है, एक फैमिली आईडी है। जैसे आपार आईडी आया था तो मैंने आपार आईडी के बारे में आप लोग को बताया था, वैसे ये फॉर्म नंबर 7 है, ये फैमिली आईडी में आता है। मतलब एक आपकी फैमिली आईडी बनाई जा रही। जैसे मान के चलो कि आपने वोटिंग में अपना नाम रजिस्टर्ड कर दिया या एसआईआर फॉर्म भर दिया, तो आपके परिवार में कितने मेंबर है वो जनगणना में आपसे पूछा जाएगा आगे दूसरे चरण में। फिर वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी आपको मांगा जाएगा, क्योंकि उसमें 40 सवाल है। अभी जनगणना की जो स्टेज 2 आ रही है उसमें 40 सवाल में वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी है, तो उसमें आप ऐसे ही फंस जाओगे। इसको लेकर के बहुत सारी बातें हैं, मैं आप लोग को बताऊंगा विस्तार से। तो ये फैमिली आईडी आपकी बनने वाली है। और फैमिली आईडी से क्या होगा, एक यूनिक आईडी आपको दी जाएगी, और उस यूनिक आईडी में सारा डेटा आपका स्टोर रहेगा, जिस तरीके से आपार आईडी का था। और सब सब डेटा जो है डिजी लॉकर में जमा होगा, डिजी लॉकर जो ऐप था उसमें जमा होगा। और बताइए, डिजी लॉकर का डेटा कितना लीक होता है आपको पता ही है। आधार कार्ड का डेटा भी लीक हो चुका है। और जो आप देखोगे, कोविड वैक्सीन का जो डेटा था सर्टिफिकेट का, वो भी लीक हो चुका है। यहाँ एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं। जितने बच्चों के डायपर लीक नहीं होते, उतने तो ये सब चीजें लीक हो जाती है। तो डेटा का क्या सुरक्षा है हमारे देश के अंदर में? क्योंकि डेटा तो ये लोग कहाँ भेजते हैं, अमेरिका में, इजराइल में। ये पूरा डेटा का सर्वर तो वहीं होता है। तो आपका जो डेटा है, वोटिंग कार्ड का, पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, जितना भी डेटा है, अब आधार कार्ड से आपका सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपका बैंक लाइसेंस, आपका नल का टैक्स, आपका घर का टैक्स, सारा कुछ उससे जुड़ा हुआ है। तो अब वो सार्वजनिक जो है कर दिया जाए, तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। स्कैमर लोग आप पे टूट पड़ेंगे, ये सब चीजें हो सकती है। तो अभी हम कुछ चीजों को और देखेंगे यहाँ पे। मैं आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाऊंगा किस तरीके से एसआईआर का क्या क्या षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। मोदी जी के हाथ एक नई चाल लग गई है। चुनाव जहां हो वहां वोट से ना जीत सको तो क्या हुआ?
जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते उनके नाम ही वोटर लिस्ट से काट दो और नाम दे दो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR और कह दो ये तो चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ बनाने के लिए है। असल में ये ECI के साथ मिलकर चलाई गई पूरी प्लान्ड मुहिम है। बंगाल में 90 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काट दिए गए। कुछ को घुसपैठिया बताया, कुछ को मृत। कई सीटों पर जीत का फर्क सिर्फ 10-15 हजार वोटों का था, वो भी अब SIR करवाकर साफ कर दिया गया है। ये जितने भी लोग कागज लेके यहाँ खड़े हुए हैं सबके डिलीटेड है नाम। और इसके बाद ये हमारे सामने डॉक्यूमेंट ये लेकर आए हैं जो 1945 का, सोचिए आजादी से पहले की लैंड डीड है इनके पास, ये जमीन के कागजात, इसको भी कबूल करने से इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है। साफ है अब बीजेपी चुनाव लोकतंत्र से नहीं वोटरों को मिटाकर जीतने जा रही है। आप देखिए, जिसके पास लैंड लिस्ट थी, जिसके पास जमीन के कागजात थे, उनकी भी नागरिकता सिद्ध नहीं हुई। ऐसा आया NRC क्या है, आपके 3 पुश्तों का दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, जो कि कोई नहीं दे सकता। अभी आप बताइए, उस समय तो हॉस्पिटल होता नहीं था, तो उस समय दादा का सर्टिफिकेट आप कहाँ से लाओगे, क्योंकि हॉस्पिटल तो था नहीं, तो आप साबित नहीं कर पाओगे। तो साबित कैसे? झारखंड से काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो आपने BLO का ये वाला वीडियो देखा ही होगा कि 50 रुपए दो और नागरिकता लो। SIR के दौरान यहाँ एक BLO का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता सत्यजीत। ऐसे डरवा दीजिएगा जो नागरिकता छीन लेंगे, तो वही बताया ना, हम लोग का डर न हो जाएगा, बन जाएगा जो पैसा नहीं दिए तो साला नागरिकता हमारे नहीं दीजिएगा। तो सब झारखंड में SIR की प्रक्रिया चल रही है और गढ़वा से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें BLO ये कहती हुई सुनी जा रही है कि 50 रुपया दो नहीं तो तुम्हारा नागरिकता छीन लेंगे, और इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने के एवज में 50 रुपया की मांग उन्होंने की है। और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, तो जाहिर तौर पे SIR में इन्यूमरेशन फॉर्म को लेकर जिस तरह से मामला सामने आ रहा है ये वाकई चिंताजनक भी है और कंसर्निंग है, जिस पर अधिकारियों की नजर तो बनी हुई है। वहां के DC PN मिश्रा ने ये कहा है इस पूरे मामले की जांच होगी और ये जो है देखा जाएगा कि किन परिस्थितियों में आप बेचारे गरीब लोगों को नोटिस आया, और नोटिस कौन भेज रहा है? AI भेज रहा है। देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करूंगा यहाँ पे। ये देखो, हमको नोटिस दे के गया है, जो 30 तारीख को देने वाला नोटिस था वो अभी वो लोग 4 तारीख को लाके हमको नोटिस दिए। ये देखो नोटिस, कुछ कुछ लोगों के नोटिस पे ना नाम भी गलत डाला गया है हम लोगों ने, और जो साइन किया हुआ नोटिस है वो लेके चले गए, और जो ये वाला नोटिस है ये दिया है हमको। अभी बच्चे लेके हम किधर जाएंगे ये बताओ? महाराष्ट्र के जो सरकार है वो क्या कर रहे हैं? मतलब हम गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? हम मर जाए क्या? हम पटरी पे चले जाए, हम बच्चे लेके भूखे, एक तो पहले ही भूखे रहते, महंगाई इतनी बढ़ गई है, ऊपर से हमको बेघर किया जा रहा है यहाँ से। जिन्होंने गुनाह किया है उनको गुनाह की सजा मिलती नहीं है, और जिन जो बेगुनाह है, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, जिनको धोखा दिया गया है, उनको बेबाक ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे लेकर हम किधर जाएंगे? हमको इधर खाने को भी पैसे के वांदे हैं, हम रूम कहाँ से लेंगे ये बता? हमारा खुद का, हमने जितना पाई पाई जोड़ के जो पैसे से हमने रूम लिया था, किसी किसी ने लोन लेके रूम लिया, जगह लिया, उनको लोन तक नहीं अभी तक। तो आपने देखा किस तरीके से गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, नोटिस भेज भेज के। ये जो SIR NRC का जो ये काम किया गया था, ये गरीब लोगों को ही परेशान करने के लिए ये काम किया गया था। और जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उसको मतलब बर्बाद करने के लिए ये काम किया गया था। इन लोग को जब भी कोई कौम या कोई भी चीज़ बर्बाद करनी होती है तो अपना प्रेसिडेंट वहाँ बैठा देते हैं लोग, जैसे कि राष्ट्रपति को बैठा दिया आदिवासी को। आप देखिए, आदिवासी राष्ट्रपति हो गया, तब से आदिवासी को पूरा बर्बाद करके रखा हुआ है। आदिवासी मूल निवासी थे, उनको कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दस्तावेजों के चक्कर में पड़े हुए हैं। और भी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाऊंगा किस तरीके से जो है लोगों के नाम काटे गए हैं, और नाम कट रहे हैं क्योंकि फॉर्म AI चेक कर रहा है। और ये यहाँ पे देखिए आप कि फॉर्म जो है किस तरीके से लोगों के काटे जा रहे हैं और क्या नोटिस आ रहा है उनको। जरा ये वीडियो आप देखिए। के वालिद का परमानेंटली डेटा डिलीट हुआ, कागज मेरे पास प्रूफ है। ये आप देख सकते हैं, भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है।
देखिए ये अमरावती विधानसभा संघ 124 यादी हैदरपुरी की 2 नंबर की यादी है। इसमें मेरे अब्बा का नाम 1033 पर है। मैं आपको एक प्रूफ बता रहा हूँ। 1033 पे ये आप देख सकते हैं मेरा अब्बा का शेख जमील शेख नजीर। इनसे मैंने मैपिंग करवाया था। मैपिंग सारे फैमिलियों ने मेरे वालिद से मैपिंग करवाए थे, लेकिन क्या हुआ, मैं बीएलओ के पास एसआईआर का फॉर्म लेने गया, लेकिन बीएलओ ने जब मेरा चेक करा तो एसआईआर का फॉर्म नहीं आया। तो मैंने बीएलओ से सवाल किया कि क्यों नहीं आया, तो आप बोले तहसील में जाके बोलिए। तो मैं तहसील में गया। तहसील में एक संजू सर है, उन्होंने ये बताया कि आपके वालिद का परमानेंटली डेटा डिलीट हुआ और वो बीएलओ ने करा, वो बीएलओ पे बिलोंग कर रहे। जबकि मैंने मैपिंग का कागज मेरे पास प्रूफ है, ये आप देख सकते। तो एसआईआर का काम चल रहा है सरकार के द्वारा। तो इसमें जो नोटिस दिए गए हैं, तो लगभग हमारी पंचायत में ही 800 लोगों को नोटिस है। और मेरे द्वारा जब ये नोटिस देखे गए हैं तो मुझे लगता है कि ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि 3-4 नोटिसों में लगभग लगभग एक तरह की टिप्पणी दी गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे खुद के नाम में ये बताया गया कि मेरे भाई में और मुझ में 9 महीने से कम का अंतर दिखाया गया है, जबकि उसकी जन्म तिथि में और वोटर कार्ड में भी 3 साल मुझसे वो कम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एआई जनरेटेड नोटिस है। और इस वजह से काफी लोग परेशान हैं। मुझे बार बार कॉल आ रहे थे कि वकील साहब इसमें कुछ आप करो। तो फिर इसी संबंध में मैंने ये जन समस्या को देखते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आप देखिए, वकीलों के भी जो है नाम जो है वो मतलब उस लिस्ट से काट रहे हैं, या तो मिस्टेक हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फॉर्म जो है वो एआई चेक कर रहा है। और एआई क्या कर रहा है, जैसे किसी का नाम दीपक है, DEEPAK दीपक लिखा जाता है, और DIPAK भी दीपक लिखा जाता है, लेकिन एआई क्या समझ रहा है, DEEPAK। तो इसी के अनुसार जो है एआई नाम काट दे रहा है। और इसी को लेकर के यूनाइटेड नेशन ने भी जिसका ये एजेंडा है एसआईआर का पूरा, उसने भी जो है वो एआई के ऊपर बात की थी। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे UN SIR AI। देखिए, जो एजेंडा रच रहा है वो भी इसी बात को कबूल करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो SIR न्यूज़। एक मिनट, अभी आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने ये न्यूज़ डाली हुई है कि एआई यूज़ का एसआईआर में एआई का यूज़ किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा अभी आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। ये वाला जो एजेंडा है किसका है, यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र। और संयुक्त राष्ट्र ही वो चीज़ है, मैंने आप लोग को बताया था कि संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग के ऊपर पशु बैठा हुआ है। ये वाला न्यूज़ हम देख रहे थे अभी, फ्लैग एआई यूज वर्ड डिलीटेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों ने एसआईआर अभ्यास में एआई के उपयोग मतदाताओं के विलोपन पर प्रकाश डाला है। किसका उपयोग किया जा रहा है, एआई का। तो एआई आपका नाम काटेगा ना, क्योंकि एआई स्पेलिंग मिस्टेक करता है। क्योंकि आप देखो, चैट जीपीटी अगर आप ओपन करते हो तो उसमें लिख के आता है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक करता है। अगर आप व्हाट्सएप का एआई भी देखोगे तो भी स्पेलिंग मिस्टेक करता है। तो ये बीएलओ जो है वो आपका फॉर्म नहीं चेक कर रहे हैं, एआई चेक कर रहा है। तो एआई से क्या हो रहा है, कटिंग हो रहा है। और ये बात को संयुक्त राष्ट्र में विशेष अध्ययन किया गया था। कब किया गया था, उसकी न्यूज़ भी आप देख सकते हो यहाँ पे। हाल की है, 12 जुलाई 2026 की। ये चीज़ें हम आप लोग को बता भी चुके हैं कि ये फॉर्म जो है एआई चेक कर रहा है, इस वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें देखते हैं। प्रशांत भूषण है, एडवोकेट प्रशांत भूषण, आप लोग नाम से इनको जानते ही होंगे। और ये इनका क्या कहना है एसआईआर के ऊपर, एनआरसी के ऊपर, सीए के ऊपर, कि ये क्यों किया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है। कोशिश ये थी कि पहले तो हम इन्होंने सोचा कि हम हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देंगे, हमारी सरकार आएगी, हम संविधान को बदल देंगे और बोल देंगे कि अल्पसंख्यकों का वोटिंग राइट नहीं रहा। लेकिन फिर इनको रियलाइजेशन हुआ कि वो तो मूल आधार है संविधान का, उसको नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है तो मूल आधार है। तब इन्होंने सोचा कि हम एनआरसी के जरिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाएंगे, उसमें अल्पसंख्यकों के नाम काट देंगे। आसाम में कोशिश करी इन्होंने,
लेकिन हुआ ये, वही कहने लगे कि सब लोग ये डॉक्यूमेंट्स दिखाएं तब हम उनको मानेंगे कि सिटीजन है। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्सरसाइज को मॉनिटर किया, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जैसे 16.5 लाख लोगों के नाम तो कट गए एनआरसी से, खासकर जो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए, लेकिन उसमें 70% हिंदू थे, 30% अल्पसंख्यक थे। तो वही पॉपुलेशन रेशियो वहां का है असम का, तो गरीब लोगों के नाम कट गए। फिर इन्होंने ये सोचा कि अच्छा हम हिंदुओं को वापस वोट सिटीजनशिप रजिस्टर में लाने के लिए हम सीएए का कानून ले आते हैं। सीएए के कानून में लिख दिया कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से लोग धार्मिक प्रताड़ना के कारण हिंदुस्तान आए हैं उनको हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के नाम कटे थे वो तो हिंदुस्तानी सिटीजन्स थे, गरीब लोग थे बेचारे, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे लेकिन हिंदुस्तानी सिटीजन थे। वो तो नहीं लिखने के लिए तैयार थे कि भाई हम बांग्लादेश से या पाकिस्तान से भाग कर आए हैं धार्मिक प्रताड़ना की वजह से, तो वो भी इनका फेल हो गया। अब इन्होंने सोचा कि नया तरकीब ये है कि एसआईआर करा दो, और एसआईआर में बोलो इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि तुम सिटीजन हो कि नहीं हो। और इलेक्शन कमीशन से बोल दिया कि भाई हम जो बोलते हैं, जिसको सिटीजन बोलते हैं उसको तो मान लो, जिसको नहीं बोलते हैं उसको मत मानो। और यही करने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्शन ऊपर से आते हैं, भाजपा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन देता है, वहां से नीचे जाते हैं। लेकिन जहां जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं वहां वहां ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग। अब देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से एसआईआर, एनआरसी और सीए इसका एजेंडा क्या है। तो उस समय एनआरसी में इन लोगों ने जो अल्पसंख्यक के नाम काटे थे और अभी भी उसी के नाम काटे जाएंगे, जो एससी एसटी ओबीसी में आते हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके नाम वैसे भी काट देंगे, वो जो बीजेपी के खिलाफ में है। डेट ऑफ बर्थ से भी आप नागरिकता साबित नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, अब सुनिए जरा। अब देखिए, यानी अगर आप नागरिकता साबित करने के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो इसे पर्याप्त नहीं माना जाएगा। आपको ये दिखाना होगा कि आपके माता पिता भी इसी देश के नागरिक हैं। आपके माता पिता भी इसी देश के नागरिक हैं। तो आप बताओ, नागरिकता तो वैसे ही प्रूफ नहीं होगी आपकी, नागरिकता प्रूफ नहीं होगी ऐसे भी, क्योंकि 3 पुश्तों का दस्तावेज आपको एनआरसी के तहत मांगा जाएगा। 3 पुश्तों का मतलब आपके पूर्वज जहां जन्म लिए थे, आपके पूर्वज जहां जन्म लिए थे उसका दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, जो कि कोई नहीं दे सकता। आपके दादा का तो वैसे भी नहीं दे पाओगे आप। तो अभी वो क्या करेंगे, आपके सारे संसाधन पे कंट्रोल करके और आपको कहेंगे कि अब सीबीडीसी ले लो, वैक्सीन लगवा लो, और उसके बाद ही आप नागरिक कहलाओगे देश के आएंगे। क्या बाइबल में ऐसा हुआ था कि वंशावली लोग नहीं ढूंढ पाए थे? आइए हम निकालते हैं वचन को, नेहमिया उसका 7 अध्याय उसका 61 वचन। और ये वे हैं जो तेल मेलह, तेलहर्षा, करूब, अद्दोन और इम्मेर से यरूशलेम को गए, परंतु अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली न बता सके कि इज़राइल के हैं वा नहीं। इज़राइल के है या नहीं, वंशावली के नाम नहीं बता सके। अब जो है आप कैसे प्रूव करोगे कि आप इज़राइल के हो या नहीं? इज़राइल के मतलब, इज़राइल क्यों कह रहा है यहाँ पे, इज़राइल की बात कह रही है मतलब बाइबल। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मोदी भी इज़राइल की बात कर रहा है। कैसे कर रहा है, जरा हम इस वीडियो को देखेंगे। मोदी क्या कह रहा है? Israel is their fatherland and India their motherland. आपने ये सुन ही लिया होगा, क्या बोल रहा है? इज़राइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। क्यों ऐसा कह रहा है वो? आइए इसके पीछे हम आप लोग को बताते हैं क्यों ऐसा कह रहा है। जो अभी के टाइम पे जो आप इज़राइल देख रहे हो, सारा कंट्रोल वहीं से हो रहा है। जो पशु की बात मैं आपको दिखा रहा था, इज़राइल किसकी राह देख रहा है? इज़राइल यीशु मसीह की राह नहीं देख रहा है, इज़राइल एंटी क्राइस्ट की राह देख रहा है। तीसरे मंदिर बनाने की बात बार बार करता है ना इज़राइल, क्यों करता है? क्योंकि तीसरा मंदिर किसके लिए बन रहा है? क्या यीशु मसीह के लिए बन रहा है? वो पहली बात तो बनेगा नहीं, क्योंकि मंदिर आप हो और परमेश्वर के मंदिर में सिर्फ परमेश्वर वास करता है।
तो इसराइल क्या कर रहा है? जो इसराइल आप देख रहे हो, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका, वो रॉथस्चाइल्ड का बनाया हुआ इसराइल है। वो इसराइल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर के यरूशलेम कौन है? हम लोग है। ये आपको समझना है। तो इसराइल इज फादरलैंड। अब मोदी बार बार कहता है, अब ये अमित शाह बार बार कह रहा है कि नागरिकता साबित करो। तो हमारा बाप तो इसराइल है इनके हिसाब से। तो जाओ इसराइल जाके हमारे दस्तावेज लेके आओ, तो हम साबित करेंगे कि हम देश के नागरिक है या नहीं है। एनपीआर के लिए भारत के हर नागरिक के पास यही उत्तर है। अब क्या उत्तर है? देखिए, मोदी को सवाल पूछा गया था कि आप देश के नागरिक हो, इसका कोई दस्तावेज दो। तो उसने क्या बोला? सेक्शन 3 के अनुसार सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 3 के अनुसार हम जन्म से भारत देश के नागरिक हैं। तो हमें कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। मोदी ने साफ मना कर दिया। जब मोदी दस्तावेज नहीं दिखा रहा है तो हम कौन होते दस्तावेज दिखाने वाले? अमेरिका का नागरिकता लेके बैठा है महानालायक अमिताभ बच्चन, जो बार बार पोलियो की एडवर्टाइजमेंट करता है, जो पोलियो के बारे में आपको बताता है कि आपके बच्चों को 2 बूंद जरूरी है। वही पोलियो का वायरस का वैक्सीन जिसके अंदर बच्चों का बंदर का किडनी का सेल है। मैंने बताया था आप लोगों को कि बंदर का किडनी का सेल उसके अंदर मिला दिया गया है। वो महानालायक जो है अमेरिका का लेके बैठा हुआ है वीजा। उसके बाद अक्षय कुमार जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, वो कनाडा का लेके बैठा हुआ है। कोई उससे तो पूछे कि वो कहाँ का नागरिक है? क्या हम सच में विदेशी है या नहीं है? इफिसियो 2 का 19 वचन पढ़ेंगे। इफिसियो 2 का 19 कोई पढ़ देंगे? 2 का 19। हाँ, इफिसियो 2 का 19, 2 का 19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, हाँ, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। क्या करने वाला है परमेश्वर? जो आज्ञा नहीं मानते उन लोगों के लिए यहूदियों के हाथ क्या करने वाला है? ये जो यहूदी लोग हैं, जो ये सब एजेंडा रच रहे हैं पूरा, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, जो पशु है, वो क्या परमेश्वर क्या करने वाला है उन लोगों के साथ जो अभी इस समय सो रहे हैं? योएल 3 अध्याय उसका 8 वचन। मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा और वे उनकी शबाइयों के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। दूर देश के रहने वाले, ये पूरा एजेंडा जो रचा जा रहा है, इसका जो डेटा जा रहा है आपका एसआईआर का, जनगणना का, जितना भी डेटा स्टोर हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? सर्वर किधर है? अपने इंडिया में तो सर्वर बनता नहीं है। सर्वर कहाँ है? इजराइल में या तो अमेरिका में। तो डोनाल्ड ट्रम्प के पास सारी जानकारी आपकी जा रही है, आपके वोटिंग का, आपका पैन का, आपकी सारी जानकारी, क्योंकि एआई अपने इंडिया में तो नहीं बना हुआ है। वो एआई किसका है? चैट जीपीटी तो एलन मस्क का है, उसके पास पूरी जानकारी है आपकी। तो इस तरीके से जो है परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं तुमको यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा, यहूदियों के हाथ। इसलिए यहूदी लोग कानून लेकर के आ रहे हैं, नुहाइड कानून। इसके ऊपर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुहाइड कानून बहुत जल्दी पास होने वाला है, जिसके तहत 6 अरब लोगों को मारा जाएगा। अगर आप लोगों ने नुहाइड कानून का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप नुहाइड कानून के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। हमने नुहाइड कानून के ऊपर बता रखा है कि किस तरीके से 6 अरब लोगों को मारा जाएगा, मतलब नुहाइड कानून के अनुसार। नाम काटने को लेकर के बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन आपको यह ध्यान देना होगा कि नाम किसके कट रहे हैं। अब बताइए, आपको एसआईआर एनआरसी में नाम चाहिए या जीवन के पुस्तक में नाम चाहिए? आपको इस दुनिया में नाम चाहिए या जीवन की पुस्तक में नाम चाहिए? कितने लोगों को जीवन की पुस्तक में नाम चाहिए? जीवन की पुस्तक में। जो यहाँ पे अपना नाम दर्ज करवाएगा उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कट हो जाएगा, क्योंकि ये पशु अंक मूर्त व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? मैं थोड़ा सा अभी आप लोग को क्लब ऑफ रोम की ओर ले चलता हूँ। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, वेबसाइट है, ये दिल्ली में इंस्टॉल है, क्लब ऑफ रोम। अब ये क्लब ऑफ रोम क्या है? कितने लोगों को क्लब ऑफ रोम के बारे में पता है? नहीं। नहीं पता? बाइबल में 4 पशु का वर्णन किया गया है। उसमें से एक पशु जिसको हम रोमन साम्राज्य कहते हैं वो क्लब ऑफ रोम है। और वो क्लब ऑफ रोम को अपने इंडिया के अंदर में इंस्टॉल पहले ही कर दिया गया है। किस तरीके से? आपने न्यू दिल्ली का पार्लियामेंट अगर देखा होगा तो उसमें जो लोगो है वो
ट्रायंगल शेप में बना हुआ है, जो कि इल्यूमिनेटी का लोगो बनता है। उसके बाद वहाँ नटराज की मूर्ति है। उसके बाद वहाँ बाल की भी मूर्ति स्थापित कर दी गई है। वो कब की थी? अभी मैं आप लोग को क्लब ऑफ रोम के विषय कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए, क्लब ऑफ रोम के आगे अगर आप यहाँ पे विश्व लिखोगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा बाइबल के अनुसार ये कौन सा पशु है। ठीक है, इसका कब उद्घाटन हुआ था आप देख सकते हो। क्लब ऑफ रोम विश्व एक संबंध निम्नलिखित में से है। अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं यहाँ पे, तो ये क्लब ऑफ रोम की ये मूर्ति भी है, आप देख सकते हो। ठीक है, और ये उसका पूरा साम्राज्य है जिसको हम मतलब क्लब ऑफ रोम बोलते हैं। ये यहाँ पे 10 किंगडम भी है इसके। मैं थोड़ा झूम करके आपको दिखा रहा हूँ। हो रहा है झूम। हाँ, ये देखिए, ये 10 राज्य हैं जो क्लब ऑफ रोम में आते हैं। थोड़ा सा ये क्लियर इमेज नहीं है इसकी, मेरे पास क्लियर इमेज भी थी। तो ये ही वो पशु राष्ट्र है जिसको क्लब ऑफ रोम कहा जाता है। इसमें 10 राज्य आते हैं टोटल। उसमें क्लब ऑफ रोम भी एक है, क्लब ऑफ रोम भी एक ही है उसमें। तो क्लब ऑफ रोम जो है वो अपने इंडिया में कहाँ स्थापित है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बताइए, क्या पशु की बात हम लोग को माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए बाइबल के अनुसार? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है पशु के मूर्ति की पूजा भी नहीं करनी है आपको। तो ये पशु की मूर्ति तो बैठ गई ना। और बाइबल में दानियल ने चौथे राज्य के विषय बताया था। और चौथा पशु जो है उसके अनुसार आप देख सकते हो कौन कौन है इसमें चौथे पशु में। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान, जिसको हम G4 कंट्री कहते हैं। ध्यान देना, ये जी जहां पे लग गया वो गे का जी होता है। गे ना तो पुरुष है ना तो वो स्त्री है, मतलब छक्के लोग। आपने देखा होगा ना, अभी छक्के लोग नरेंद्र मोदी का मंदिर बना रहे हैं बिहार में, पटना में। उसको मंजूरी मिल गई है, PM मोदी का मंदिर बन रहा है। तो पशु की पूजा हो रही ना। तो ये G4 कंट्री में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान का गठबंधन हुआ है। ये G4 राष्ट्र है। अगर आप G10 देखोगे तो वहां पे 10 कंट्री आ जाएगी, वही 10 राज्य जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में वर्णित किए हुए हैं। यहाँ पे आप सर्च कर लो G10 कंट्री, वो 10 राज्य है। इसमें ये 10 राज्य पशु वाले 10 राज्य, जिसमें पशु बैठा हुआ है। बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के विषय में पहले ही बता चुका हूँ कि अमेरिका के बिल्डिंग के ऊपर क्या बैठा हुआ है 2021 में, जब कोरोना का खेल चल रहा था। ये चीज़ों में हम नहीं जाएंगे अब। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक के समझ में आ ही गया होगा कि पशु के सिस्टम के सामने आपको नहीं झुकना है। सभी को समझ में आ रहा है ना? यस यस। जी हाँ, एक चीज रह गई थी। ये जो SIR फॉर्म जो भरा जा रहा था, तो एक ऐप से भरा जा रहा था हमारे महाराष्ट्र के अंदर। जो भी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, मुंबई से, नागपुर से, जहाँ कहीं से जुड़े हुए हैं, जरा मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे दिखा दूँ। ये वेबसाइट थी महाराष्ट्र BJP SIR support.com। एक मिनट में थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। आपको अगर दिखाई दे रहा है अच्छे से तो मुझे बताइएगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्लियर? हाँ हाँ। ऊपर में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ ऊपर में आप देख लो ध्यान से। आपको BJP SIR support.com ऊपर में दिखाई देगा यहाँ पे, जहाँ मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ। देखिए, BJP SIR support.com। और ये डैशबोर्ड है। मैंने BLO का नाम हाइड कर रखा है क्योंकि मुझे ये किसी BLO ने भेजा था जो मेरे पहचान के ही था, और उन्होंने बोला कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं ये दस्तावेज शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने उसका नाम जो है वो हाइड कर दिया यहाँ पे, ताकि उसकी नौकरी पे ना आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैपिंग डन दिखा रहा है और यहाँ पे इतने वोट दिखा रहा है। अब ये सीधा किसको जा रहा है? बीजेपी को जा रहा है। आप देख लो, आपका जो वोट है सीधा बीजेपी को जा रहा है। चलो, जो वैक्सीन मैंडेट करेगा वो वैक्सीन अगर आप नहीं लेते हो तो आपका नाम वैसे कट जाएगा, क्योंकि आपने सारे दस्तावेज उसको दे रखे हैं। उसका और भी पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा। एक चीज़ और है यहाँ पे, देखिए ये ऐप में क्या होता है
थोड़ा सा एक और चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे शेयर करूँगा, करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए। आप थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 613 इसमें लिखा हुआ है आपले। नीचे में देखो आप, लिखा हुआ है आपले, और इसमें लिखा है विरोधी और संदिग्ध। आपले का मतलब अपने, जो बीजेपी के है, और जो बीजेपी के नहीं है उसको संदिग्ध विरोधी में डाला हुआ है। और कुछ लोगों को संदिग्ध, जो किसी के नहीं है उनको संदिग्ध में डाल दिया गया है। यही चीज इन लोगों ने किया है। तो जो वोट बीजेपी को दे रहा है या वोट जिसका बीजेपी को जा रहा है, वही उसका ही नाम बना रहेगा, लेकिन वो उसके अनुसार बना रहेगा जो पशु शासन को सपोर्ट करेगा। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में चाहिए या ये सब चीज़ों में चाहिए, राशन में और ये सब मतलब जो नागरिकता में। और अभी तो लोगों ने ऐसा फॉर्म तो भर दिया है, और बाकी अपना साबित करने के लिए उन लोगों को दस्तावेज ले लेके घूमना पड़ेगा। जैसे आसाम में अभी 13 दस्तावेज लेके एक व्यक्ति जो कोर्ट में गया, लेकिन उसके 13 दस्तावेज जो है वो भी मान्य नहीं हुए, मतलब उसको भी नहीं माना गया। तो नागरिकता प्रूफ किसी भी चीज़ से नहीं हो सकती है। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, हाँ, कि मैं एक पॉइंट के ऊपर आप लोग को बता रहा था कि यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने येलो फीवर की वैक्सीन लगवाई है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं। येलो फीवर की वैक्सीन कोई है लगाने वाला, जिसने लगाई हो येलो फीवर की? अच्छा, आप हो। हाई कमीशंस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हूँ। यदि आप मतलब कहीं यात्रा करते हैं, अभी तो फिलहाल ये जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो बाहर से जो इंडिया में आ रहे हैं, ओसीआई कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं, और जो यात्री जो यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए भारत की यात्रा के लिए पीत ज्वर का टीका अनिवार्य है। यहाँ आप देख सकते हो। तो ये जो पीत ज्वर का जो टीका है वो क्या है, क्यों अनिवार्य किया गया है, और क्यों यात्रा करने के लिए ये ज्वर का टीकाकरण अनिवार्य है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। अब ये पीला ज्वर क्या है, और पीला ज्वर का टीकाकरण क्यों अनिवार्य किया गया है? अगर यहाँ से कोई अमेरिका जाता है या साउथ अफ्रीका जाता है तो उसे येलो फीवर की वैक्सीन लेनी पड़ती है, मैंडेट है। और अमेरिका में कौन सी वैक्सीन मैंडेट है इस वक्त, मैं अभी आप लोग को शेयर करूंगा। ये तो मैं आप लोग को अभी वेबसाइट से बता रहा था, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप देख सकते हो। और अभी यहाँ पे मैं अमेरिका की जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट भी यहाँ पे आप लोग को शो करूंगा। ये है वैक्सीन रिक्वायरमेंट वाली वेबसाइट। यहाँ पे हम देखते हैं, ये यूएस सिटीजनशिप की वेबसाइट है। देखिए, आप देखिए, ये अमेरिका की जो नागरिकता वाली जो वेबसाइट होती है ना सिटीजनशिप की, वो वेबसाइट यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या क्या टीकाकरण संबंधी आवश्यकता है तो आप देख सकते हो कि ये सारी वैक्सीन जो है अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने के लिए आपको लेना पड़ रहा है। क्या है? गलसुआ, खसरा, रूबेला। खसरा खसरा की जो वैक्सीन है, एमएमआर वैक्सीन जो है, उसके ऊपर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को अपने फेसबुक पेज पे, और मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था किस तरीके से जितने भी वैक्सीन जो है उसके अंदर जानवरों के खून इस्तेमाल होते हैं। तो येलो फीवर का जो वैक्सीन है उसके अंदर भी जानवर का जो सेल है वो यूज़ किया गया है, जिसको चिकन इमरू सेल कहा जाता है। मतलब जो मुर्गियाँ होता है ना, मुर्गी का जो चिकन सेल होता है, उसका जो सेल होता है, उसका सेल उसको यूज़ किया गया है, मतलब डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। तो इतनी सारी जो वैक्सीन है, काली खांसी, ये सब, टाइप बी, हेपेटाइटिस बी से क्या होता है आपको पता ही है, मैं अपने ब्लॉग पोस्ट में बता चुका हूँ कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उससे मतलब महिलाएं बांझ हो सकती है, बच्चे जो है उसकी किडनी फेल हो सकती है। ये सब चीज़ें हम पहले बता चुके हैं। तो ये क्यों टीकाकरण जो है वो अनिवार्य जो है हो रहा है? अब बताइए, कोई टीकाकरण के बिना ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, येलो फीवर की वैक्सीन लगानी पड़ रही है। अभी यहाँ पे एक मैडम है, साधना मैम करके, आपको टीकाकरण, येलो फीवर के टीकाकरण क्यों लगा था? आप कहाँ गए थे? हाँ, मैं नाइजीरिया गई थी तो ऐसा बना दिया था, टिकट ही नहीं देते थे अगर आपको वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिया तो। और बोलते थे कि अफ्रीका में ऐसे मच्छर है बड़े बड़े, जो दूसरी जगह कहीं नहीं, वहां जाते बराबर मच्छर काटेगा, बहुत बड़ी बीमार हो जाएगी। बिल्कुल, आपको यही बताया गया ना, इसी कारण हाँ आपको लगा दिया गया। हाँ। देखिए, और
जो है जो ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करने का इरादा भी रखते हैं, उनको भी लगाया जाएगा आगे चल के। तो आगे चल के क्या होगा कि नागरिकता आपकी जो है वो वैक्सीन पे ही सिद्ध होगी। मैं क्यों बार बार ये आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई आप तो नागरिकता साबित नहीं कर सकते हो, आप दस्तावेज नहीं दिखा पाओगे, आप जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड का आपका तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो गैजेट ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि ये भारत देश की नागरिकता सिद्ध नहीं करती है। और कोर्ट ने भी बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपकी नागरिकता जो है साबित नहीं होती इससे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड से। तो नागरिकता साबित किससे होगी? वैक्सीन से होगी। क्योंकि अब ट्रैवल के लिए तो वैक्सीन लग रहा है ना, चाहे वो कोविड वैक्सीन अभी नहीं है, लेकिन बाकी वैक्सीन लग रहा है। और बाकी वैक्सीन में क्या था? वही ग्राफीन ऑक्साइड। क्या येलो फीवर की वैक्सीन में ग्राफीन ऑक्साइड है? अब देखिए, मेरा सवाल ये है कि येलो फीवर की वैक्सीन में ग्राफीन ऑक्साइड है या नहीं है। चलो देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग सबूत के साथ में कि ग्राफीन ऑक्साइड का यूज जो है वो इसमें किया हुआ है क्या। शायद आप लोग को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी अभी। किया था, हमने देखा था इसमें। नहीं, वो तो हमने लाइव आपका स्कैनिंग भी किया था, लेकिन मैं अभी लोगों को प्रूफ दे रहा हूँ यहाँ पे कि बिना प्रूफ के तो हम लोग बात करते नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये साइंस साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। मैं यहाँ इसको हिंदी कर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, चयनात्मक मुद्रित बहुलक का उपयोग करके ठोस चरण निष्करण। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ये करूँगा। हाँ, उपयोग करके ठोस चरण निष्कर्षण के बाद पीले ज्वर के टीके में एमिनोलो आई ऑक्साइड एंटीबायोटिक की मात्रा निर्धारित करने के लिए संगठित माध्यम से ग्राफीन ग्राफीन क्वांटम डॉट्स, ध्यान देना यहाँ पे, ग्राफीन क्वांटम डॉट्स के साथ स्वर्ण नैनोकण का उपयोग किया गया है। ये क्वांटम डॉट क्या है भाई? मैं कई बार आप लोगों को क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर बता चुका हूँ कि क्वांटम कंप्यूटर मार्क ऑफ द बिस्ट कंप्यूटर है। मार्क ऑफ द बिस्ट कंप्यूटर है। ये क्वांटम डॉट कंप्यूटर से आप लोग को जोड़ा जा रहा है। ये क्वांटम डॉट कंप्यूटर कितना बड़ा होता है, इसको अगर आप गूगल पे ही करके देख लो। जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट पे है, जो कि साइंस के लिए काफ़ी मानी जाती है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिसर्च जो है वो साइंटिस्ट लोग खुद करते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने डाल रखा है कि ये जो येलो फीवर की जो वैक्सीन है इसके अंदर ग्राफीन ऑक्साइड का यूज़ हम लोगों ने किया है। आप लोग को ये लोग आगे चल के बोलेंगे ग्राफीन ऑक्साइड का यूज़ हम लोग जो है इंसान की मदद करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स जो है आपके दर्द को कम करता है, ये आपको कहा जाएगा आगे चल के। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि नैनो पार्टिकल को क्वांटम कंप्यूटर से जोड़ के वो अपने हिसाब से चला सकते हैं, जिस तरीके से कोविड वैक्सीन में वो लोग चला रहे थे। तो जितने भी वैक्सीन है वो mRNA वैक्सीन है, और जो mRNA वैक्सीन है उनके अंदर नैनो पार्टिकल्स होते ही है। थोड़ा सा मैं अभी आप लोग को और एक चीज बता देता हूँ कि येलो फीवर के अंदर चिकन इम्यूनो सेल भी है, ये आप देख सकते हो। उसके अंदर में लाइव एक वायरस डाला गया है। देखिए, वायरस आपके शरीर के अंदर नहीं जाता, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था। तो ये एक जीवित कमजोर वायरस जो है उसको डाल दिया गया है चिकन अंडे के प्रोटीन के द्वारा। मतलब जो ये पीला ज्वर आपको होगा नहीं, लेकिन आप पीला ज्वर की अगर वैक्सीन लेते हो तो इसका वायरस आपके शरीर के अंदर एक्टिवेट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वायरस मौजूद है। और इसमें क्या है, ये प्रोटीन के नाम से वायरस को देते हैं। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रोटीन के नाम से ये लोग आपके बॉडी में वायरस इंजेक्ट करते हैं। वायरस जो है वो अपने आप होस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लिविंग थिंग में नहीं आता है, ना लिविंग में है ना नॉन लिविंग में है। वो ना जीवित है ना अजीवित है। जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करोगे वो एक्टिवेट नहीं होगा। जिस तरीके से आपके मोबाइल फोन में और आपके कंप्यूटर में वायरस जाता है, उसी तरीके से ये वायरस इंसान के अंदर इंजेक्ट होता है। उसको कोई चलाने वाला चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चिकन अंडे के प्रोटीन का जो वायरस है उसके अंदर इंजेक्ट किया हुआ है। अब ये पहले इन लोगों ने क्या किया बर्ड फ्लू वाले मामले में। बर्ड फ्लू में क्या किया इन लोगों ने, आपने देखा होगा जब बर्ड फ्लू आया था, थी मुर्गियाँ, मुर्गे या मुर्गियाँ, तो उनको भी टीकाकरण किया गया था। वही टीकाकरण वाला जो सेल है आपके बॉडी के अंदर येलो फीवर की वैक्सीन में डाला जाएगा, और उसके बाद में वही ग्राफीन दोबारा आपके बॉडी में आ जाएगा। और नैनो पार्टिकल का यूज तो उन लोगों ने उस वैक्सीन में भी किया था, इस वैक्सीन में भी किया है। और नागरिकता के नाम पे या ट्रैवल के नाम पे वो ये सब चीज़ करेंगे। येलो फीवर ही नहीं है, मैंने आपको वैक्सीन की लिस्ट वहाँ दिखा दी थी, तो उसमें बहुत सारी वैक्सीन कवर अप होगी। कोई भी किसी भी प्रकार का वैक्सीन आपको नहीं लगवाना है, भले नहीं जाने दे तो नहीं जाने दे।
ट्रैवल करना जरूरी है या जिंदगी बचाना जरूरी है, तो ये भी आप लोग को तय करना होगा। आगे चल के आप जब बिल पास होगा तो आप कहीं यात्रा नहीं कर पाओगे, यात्रा ठप हो जाएगी। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जब उजाड़ने वाली घृत वस्तु दिखाई दे तो तुम बाहर ना जाना। जी हाँ। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब उजाड़ने वाली घृत वस्तु हर जगह दिखाई दे, हर जगह वैक्सीन वैक्सीन की बात चल रही हो, तो समझ जाना कि उजाड़ने वाली घृत वस्तु आ रही है। क्योंकि इनका टारगेट तीसरा मंदिर नहीं था। तीसरा मंदिर के विषय जो आजकल प्रचार चलता है कि तीसरा मंदिर बनेगा और जो है एंटी क्राइस्ट आएगा, उसके बाद वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लागू होगा, तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट पहले ही लागू हो चुका है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कब लागू हुआ? जब नोहाइड कानून लागू हुआ था 2019 में। उसके तहत आप लोग को एक एटीएम कार्ड दिया गया था 2019 में। कितने लोगों के पास रुपए का डेबिट कार्ड है? वो क्या है? वन नेशन वन आईडी कार्ड है। 2019 में कैसे लागू हो गया? कोई ये तो बताए कि 2019 में वन नेशन वन कार्ड कैसे आया। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो लोग ये भूल में हैं कि हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के शासन में अभी नहीं है, वो भूल है उनकी। दिल्ली प्रोटेस्ट में आप क्या हुआ आपने देखा ही होगा, किस तरीके से फेशियल स्कैन किया गया, वो बच्चों का फेस के थ्रू स्कैन किया गया। वो स्कैनिंग टेक्नोलॉजी आई कहाँ से और कब लाई गई थी? वो बड़े बड़े शहरों में फेस स्कैन होता है, ये टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? तो वो मार्क ऑफ द बिस्ट टेक्नोलॉजी तो है अपने इंडिया में, तो कब से है वो। अभी मैं आप लोग को डेबिट कार्ड दिखाता हूँ, वन नेशन वन डेबिट कार्ड। देखिए अभी आप लोग को यहाँ दिखा देता हूँ, वन नेशन वन कार्ड, ठीक है। ये वेबसाइट भी खुल गई इसकी, और यहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी ये पेमेंट होता आया हुआ है। एक राष्ट्र एक कार्ड, भारत में घरेलू भुगतान कार्ड को बढ़ावा देना। ये 2019 की न्यूज़ है, ये आप देख सकते हो। और वो कौन सा कार्ड है? वन नेशन वन कार्ड। तो वो आपके पास में अभी भी है, जिसको हम रुपए का कार्ड कहते हैं। रुपए का कार्ड, रुपए कार्ड, ये वन नेशन वन कार्ड है जिसके ऊपर रुपए लिखा हुआ है, RUPAY। तो क्या आपके हाथ में रुपए का डेबिट कार्ड नहीं है जिससे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो? पशु के शासन में हो कि नहीं आप? कौन कह सकता है कि पशु के शासन में हम नहीं है? 2019 जब कोरोना वायरस का खेल चल रहा था, तभी से पशु सिस्टम को लागू कर दिया गया है। आप ये नहीं बोल सकती कि पशु सिस्टम में हम लोग नहीं है, और ये पशु सिस्टम के द्वारा ही आप लेन देन कर रहे हो। तो ये कोई बोल ही नहीं सकता कि पशु की सिस्टम नहीं आया है। और 2019 जब कोरोना वायरस आया था, पशु सिस्टम को जानबूझ के आपके ऊपर थोपा गया था, और उसी के तहत सारे एजेंडा चलाया गया है, जिसको हम एजेंडा 2030 कहते हैं। 2030 तक उनका एजेंडा है। 2019 से लेके अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखोगे 2026 तक कितने लोग टपक चुके हैं आपको नहीं पता। एक तिहाई है ये कठिन रास्ता, संभल संभल के चल, भटके न ये मन तेरा, संभल संभल के चल। दोष लगेंगे तुझ पर झूठे, तेरे खिलाफ होगी बातें बहुत सी, गिर जाए गड़े फिर तू उठना, गिर जाए गड़े फिर तू उठना, आएगी अजमाइशें बहुत सी, यीशु से करना दुआ, संभल संभल के चल, यीशु से करना दुआ, संभल संभल के चल।